देखिए इसको देखते दोबारा से। इस अधिनियम का नाम है मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम। अधिनियम क्रमांक है 24। अनुमति प्राप्त हुई 17 अगस्त को 2010। 17 अगस्त 2010 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई। लागू हुआ 29 सितंबर 2010। अब ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? राज्य की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर जानकारी प्रदान करना इस अधिनियम का उद्देश्य। ठीक है, इसका उदाहरण, इस अधिनियम का सबसे अच्छा उदाहरण है आपके जो लोक सेवा केंद्र बनाए गए हैं ना सभी जिलों में, सभी क्षेत्रों में बनाए गए, वो इसी अधिनियम के तहत बनाए गए हैं। लोक सेवा केंद्र राज्य सरकार ने बनाया ना लोक सेवा केंद्र, वो इसी अधिनियम के तहत बनाए गए हैं। उसमें आपको जानकारी दी जाती है, कई प्रकार की जानकारियां आपको दी जाती हैं। जो भी जानकारी मांगते हैं आप, आपको इसके द्वारा दी जाती है। यहाँ तक कि इसमें आपके कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवासी, वो भी बनवाए जाते हैं। उसमें भी लिखा जाता है, लिखा आता है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रदान किया जाता है। तो इस अधिनियम के तहत ही लोक सेवा केंद्र वगैरह बनाए गए हैं, ताकि निश्चित खसरा खतौनी ये सब मिलते हैं। ठीक है, इसमें परिभाषाएं देखिए पहला इसका नाम देखिए। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010। इसका विस्तार कहाँ है? मध्य प्रदेश का है, तो संपूर्ण मध्य प्रदेश पर इसका विस्तार होगा। और ये तीसरा कहता है, ये ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। तारीख क्या है वो? 29 सितंबर 2010। 29 सितंबर 2010 को ये क्या हुआ? लागू हुआ। ठीक है, दो है परिभाषाएं। अब इसमें लिखा पदाभिहित पद अधिकारी का क्या अर्थ है? 2A कहता है पदाभिहित अधिकारी का खास परिभाषा नहीं है, अंदर से जरूर पूछ सकते हैं, ऐसे नहीं पूछेंगे तो पदाभिहित अधिकारी कहाँ दिया है, इसमें कोई ऐसी परिभाषा दिखाई नहीं पूछी जाए, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि पदाभिहित अधिकारी से क्या अभिप्रेत है। तो पदाभिहित अधिकारी से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन सेवा प्रदान करने के लिए इस रूप में अधिसूचित कोई व्यक्ति। तो धारा 3 के अधीन, धारा 3 ये याद रखना, यही चलेगी सब। तो धारा 3 के तहत जो अधिकारी को विहित किया गया है वो अधिकारी पदाभिहित अधिकारी कहलाएगा। पात्र व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है, ये दूसरा है 2B। पात्र व्यक्ति का क्या अर्थ है इसमें? पात्र व्यक्ति से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो अधिसूचित सेवा के लिए पात्र है। मतलब आप हैं पात्र व्यक्ति। मान लीजिए आप जो सूचना मांग रहे हैं और वो सूचना देने लायक है अधिनियम के तहत, तो आप क्या माने जाएंगे? पात्र व्यक्ति। तो पात्र व्यक्ति का अर्थ क्या है? जो सूचना वो मांग रहा है, अगर वो सूचना का हकदार व्यक्ति है और इस अधिनियम के तहत उसे सूचना दी जानी चाहिए, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? पात्र व्यक्ति कहलाएगा। ठीक, प्रथम अपील अधिकारी दिया गया है 2C में और द्वितीय अपील अधिकारी दिया गया है 2G में। दोनों में एक ही अर्थ है उसका। देखिए प्रथम अपील अधिकारी का क्या अर्थ है? ऐसा अधिकारी जो धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया गया है। तो यहाँ भी धारा 3 के तहत, सेक्शन 3 के तहत अधिसूचित किया गया है, बताया गया है। जो अधिकारी धारा 3 के तहत बताया गया है प्रथम अपील ग्रहण करेगा, तो वह अधिकारी कौन है? प्रथम अपील अधिकारी समझा जाएगा। ऐसे ही द्वितीय में लिखा है, द्वितीय अपील अधिकारी भी कौन है? वही जो धारा 3 के अधीन बताया गया है, ऐसा अधिकारी जो धारा 3 के अधीन अधिसूचित किया गया, वो भी क्या है? द्वितीय। तो दोनों में सेम है। तो प्रथम अपील अधिकारी जो धारा 3 के तहत अधिसूचित किया गया, और द्वितीय अपील अधिकारी जो धारा 3 के अधीन अधिसूचित किया गया। या कह लीजिए प्रथम और द्वितीय अपील अधिकारी कौन होता है? जो धारा 3 के तहत अधिसूचित किया गया है। ठीक है, वित्त आप जानते हैं, वित्त का अर्थ होता है नियमों द्वारा बनाया गया। जो इस अधिनियम के तहत नियम बनाए गए वो है। अब है सेवा का अधिकार। ई में दिया गया सेवा का अधिकार, ये जरूर याद रखेंगे। सेवा का अधिकार कहाँ है? ये पूछ सकते हैं। सेवा का अधिकार को कहाँ परिभाषित किया गया? 2E में, राइट टू सर्विस। इसमें लिखा है सेवा का अधिकार से अभिप्रेत है निश्चित की गई समय सीमा के भीतर धारा 4 के अधीन सेवा प्राप्त करने का अधिकार। ये याद रखें, सेवा का अधिकार दोनों, निश्चित समय सीमा के भीतर, ये लिखा ना, निश्चित समय सीमा के भीतर, किसके अधीन? धारा 4 के अधीन। धारा 4 के अधीन
धारा 4 के अधीन क्या की गई है? सेवा प्राप्त करने का अधिकार। तो सेवा का अधिकार का अर्थ है निश्चित समय सीमा, एक लिमिट होती है, समय सीमा होती है, उस समय सीमा के भीतर क्या कहते हैं, जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। तो वो सेवा का अधिकार कहलाता है धारा 4 के अंतर्गत। ठीक है जी। अब देखिए सेवा, एक है सेवा का अधिकार, दूसरा है सेवा। आगे दिया एफ में सेवा। सेवा का क्या अर्थ लिखा है? यहाँ लिखा है सेवा से अभिप्रेत धारा 3 के अधीन अधिसूचित कोई सेवा। सेवा का अर्थ क्या है? सेक्शन 3। सब 3 ही याद रखना है, यानी इसका मतलब ये सेक्शन 3 इसमें इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 का अर्थ क्या है? सेवा। जो सेक्शन 3 के अधीन अधिसूचित कोई सेवा है, सेक्शन 3 में जो बताई गई हो वह सेवा। तो दोनों याद रखेंगे, सेवा दी गई है एफ में, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी। सेवा का अधिकार टू ई में, ये तो याद ही रखना है आपको, टू ई। सेवा का अधिकार धारा 4 के अधीन प्रदान किया गया कोई अधिकार, और सेवा धारा 3 के अधीन प्रदान की गई कोई सेवा। ठीक है। द्वितीय अपील अधिकारी आपको बता दिया गया है, धारा 3 के अधीन जो सक्षम अधिकारी है, जो अपील ग्रहण करता, अपील सुनता, अधिसूचित है, वह व्यक्ति। तो धारा जी हो गया। राज्य सरकार आगे देखिए एच में दी गई है। राज्य सरकार का अर्थ क्या है? मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश है बस। मध्य प्रदेश का अधिनियम है तो मध्य प्रदेश सरकार होगी। राज्य सरकार का अर्थ क्या है? यहाँ मध्य प्रदेश सरकार। ये तो वैसे ही याद रहेगा। अब है निश्चित की गई समय सीमा। निश्चित की गई, जो धारा 3 के तहत निश्चित की गई, इसमें भी धारा 3 आएगी। तो सारी परिभाषाओं में लगभग धारा 3 ही आई है, लेकिन एक में आई है आपकी धारा 4। सेवा का अधिकार में क्या आई है? धारा 4, जो धारा 4 के अधीन प्रदान की जाती है। निश्चित की गई समय सीमा देखिए, निश्चित की गई समय सीमा से अभिप्रेत धारा 3 के अधीन यथा अधिसूचित पदाविहित अधिकारी द्वारा सेवा प्रदान करने या प्रथम अपील अधिकारी द्वारा अपील का विनिश्चय करने का अधिकतम समय। तो ये निश्चित समय सीमा का अर्थ क्या बता रहा है? या तो इसके तहत निश्चित की गई हो, या अपील प्राधिकारी द्वारा जो अपील ग्रहण की जाती है उसकी भी समय अवधि होती है, तो वो अधिकतम समय अवधि क्या कहलाएगी? निश्चित की गई समय सीमा कहलाएगी। ठीक है, सिंपल है। तो ये परिभाषाएं हुई। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे। इसमें काफी कितने 10 ही सेक्शन है, 11 सेक्शन है इसमें। छोटा सा एक्ट है और सरल भी है। अब सेक्शन 3 देखिए, सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 कहता है सेवाओं, आप नोट करते जाए इनको। देखिए अपने नोट्स को हाथों से बनाते ना, वो एक बात अलग होती है। अपने नोट्स हाथों से बनाना चाहिए, खुद बनाना चाहिए। दूसरों के नोट्सों के पढ़ने में मजा नहीं आता, और कोई जान, दूसरा आदमी अपने हिसाब से बनाता है, उसको समझ में आता है, आपको आएगा थोड़ा बहुत, नहीं आएगा। लेकिन जब खुद के नोट्स होते ना, उसकी बात अलग होती है। खुद के नोट्स बनाना चाहिए। ऊपर डाल लीजिए हेडिंग, नोट्स बनाना कोई बड़ी बात थोड़ी ना। हेडिंग डालिए, नोट संक्षेप में बनाना चाहिए, विस्तार में नहीं बनाना चाहिए। विस्तार के लिए आपका बैरेक्ट, संक्षेप में इसलिए बनाएंगे कि परीक्षा के टाइम आप उसको फेर सकें। आपने नोट्स ढेर सारे बड़े से बना लिए, फिर ही नहीं पाओगे, क्या मतलब? डायरेक्ट पढ़िए संक्षेप डिटेल के लिए, और संक्षेप में बनाइए नोट्स, एक एक लाइन के, एक एक शब्द के, जितना छोटा हो सके उतना छोटा। क्योंकि आपने बनाए हैं तो आपको दिक्कत आएगी नहीं, आपको समझ में आएगा आपने क्या लिखा है, इसका क्या शॉर्ट्स में लिखना चाहे शॉर्ट्स में लिख दीजिए, आप तुरंत फेर लोगे। एक पन्ना, एक पन्ने से भी कम में इसके नोट्स बन जाएंगे, है ना? तो इसको बना के रख लीजिए, जब परीक्षा आएगी वो एक लाइन में बिल्कुल फेर लीजिए, आपका सिलेबस कंप्लीट, आप पूरा याद हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। डायरेक्ट आप पढ़ते ही रहेंगे, 2-3 बार डायरेक्ट पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा। और परीक्षा के टाइम क्या होगा, जब आप अपने नोट्स उठा के देखेंगे एक पन्ने का, तो वो आपका फेरने का, रिवीजन के लिए काम आ जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत 28 है, सबका रिवीजन करना पड़ेगा आपको। देखिए तीसरा कहता है सेवाओं पदाभिहित अधिकारियों तथा प्रथम अपील अधिकारियों, द्वितीय अपील अधिकारियों तथा निश्चित की गई समय सीमाओं की अधिसूचना, नोटिफिकेशन के बारे में कह रहा है। लिमिटेशन, लिमिट कह रहा राज्य सरकार समय समय पर उन सेवाओं पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारियों, द्वितीय अपील अधिकारी
तथा निश्चित की गई समय सीमा को अधिसूचित कर सकेगी जिनको यह अधिनियम लागू होता है। तो कोई खास बात नहीं कही, बस इतना कहा है कि जो समय सीमा है या सेवाएं हैं या प्रथम अपील अधिकारी या द्वितीय अपील अधिकारी द्वारा निश्चित की गई समय सीमा है, उसको अधिसूचित कौन करेगी, यानी उसका निर्धारण कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी, राज्य सरकार करेगी। इतना याद रखना है, जो अधिसूचित समय सीमा है कौन, उसका समय सीमा का निर्धारण कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी, धारा 3 के तहत। सारी समय सीमाओं में, चाहे सेवाओं संबंधी हो, पदाधिकारियों संबंधी हो, प्रथम अपील संबंधी हो, द्वितीय अपील संबंधी हो, समस्त अवधि का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तीसरा सेक्शन है ये, सेक्शन 3। अब सेक्शन 4 देखिए। सेक्शन 4 कहता है निश्चित की गई समय सीमा के भीतर सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार। ये सेक्शन याद रखेंगे, निश्चित की गई, ऊपर जो उसका उद्देश्य है ना वही। सेक्शन 4, निश्चित की गई समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार। ये कहता है पदाभेद अधिकारी धारा 3 के अधीन अधिसूचित कोई सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को निश्चित समय सीमा के भीतर ऐसी सेवा प्रदान कराएगा। ये क्या कह रहा है? पदाभेद अधिकारी धारा 3 के अधीन अधिसूचित कोई सेवा, धारा 3 के तहत अधिसूचित सेवा, जो राज्य सरकार ने जिसको अधिसूचित सेवा घोषित किया हुआ सेवा की बात कर रहा है, वो सेवा कौन उपलब्ध कराएगा? सक्षम प्राधिकारी उपलब्ध कराएगा। किसको कराएगा? पात्र व्यक्ति को, मतलब जो उस सेवा को प्राप्त करने का अधिकारी है, यानी जिसको जानकारी दी जानी चाहिए, ऐसा पात्र व्यक्ति। ये नहीं कि अपात्र व्यक्ति को नहीं दी जाएगी, वो पात्र व्यक्ति है जिसको जानकारी दी जानी चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति को निश्चित समय सीमा के भीतर क्या कराया जाएगा? या सेवा या जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। कोई भी जानकारी मांगते हैं आप और अगर आप उसके लिए पात्र व्यक्ति हैं तो निश्चित समय सीमा के भीतर धारा 3 के तहत जो सीमा समय सीमा निश्चित की गई उस समय सीमा के भीतर क्या कराया जाएगा? आपको जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो आगे देखिए सेक्शन 5 है निश्चित की गई समय सीमा में सेवा प्रदान करना। ये क्या कह रहा है? निश्चित की गई समय सीमा में सेवा प्रदान करना। इसमें 2 सब क्लॉज बताए गए हैं। पहला है अधिसूचित सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदन पदाभेद अधिकारी को या इस प्रकार प्राधिकृत उसके अधीनस्थ को या ऐसे व्यक्ति को जिसे राज्य सरकार आवेदन प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत करे प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे आवेदन की सम्यक स्वीकृति दी जाएगी। निश्चित की गई समय सीमा ऐसा आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से प्रारंभ होगा। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब कोई आप जानकारी मांग रहे हैं किस अधिनियम के तहत, कोई जानकारी मांग रहे हैं लोक सेवा की संबंधित कोई जानकारी मांग रहे हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले आवेदन करेंगे आप, आवेदन देना पड़ेगा आपको। आवेदन किसके समक्ष देंगे? जो भी सक्षम प्राधिकारी होगा उसको क्या करेंगे आप? आवेदन देंगे। या सक्षम प्राधिकारी होगा या उसने कोई अपना सहयोगी नियुक्त कर रखा हो उसको दिया जाएगा। तो किसको दिया जाएगा आवेदन? पदाभेद अधिकारी को या उसके द्वारा अधीनस्थ को। सक्षम प्राधिकारी को देंगे आप या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को क्या करेंगे? आवेदन दिया जाएगा। ठीक है, और क्या कह रहा है ये? उसके अधीनस्थ को या ऐसे व्यक्ति को जिसे राज्य सरकार आवेदन प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत करे या फिर जिसको राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया हो, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति हो, प्राधिकृत व्यक्ति हो, उसको आप आवेदन देंगे। प्राधिकृत व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी हो सकता है, उसका अधीनस्थ हो सकता है या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति भी हो सकता है। तीनों में से किसी को भी, जैसी भी स्थिति हो, जहां जैसी स्थिति हो, उसके हिसाब से क्या करेंगे आप? आवेदन करेंगे। ये प्रोसीजर है। आपको कोई जानकारी चाहिए, कहीं भी चाहिए, इसमें क्या कहीं भी चाहिए तो आवेदन लगाते ना, वही चीज है कि आवेदन लगाएंगे, सक्षम प्राधिकारी होना चाहिए
या तो उसका अधीनस्थ हो जिसको उसने प्राधिकृत कर रखा हो, या राज्य सरकार ने प्राधिकृत कर रखा हो किसी को आवेदन ग्रहण करने के लिए, तो उसके यहाँ आप क्या करेंगे, आवेदन लगाएंगे निश्चित समय सीमा के भीतर, जो भी तारीख है उसके भीतर। दूसरा कहता है पदाभिहित अधिकारी उपधारा 1 के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर निश्चित की गई समय सीमा में या तो सेवा प्रदान करेगा या आवेदन नामंजूर करेगा, और आवेदन नामंजूर करने की स्थिति के कारण अभिलेखित करते हुए आवेदक को सूचित करेगा। अब आपने आवेदन लगा दिया सक्षम प्राधिकारी के यहाँ, अब सक्षम प्राधिकारी क्या करेगा, दो ही काम करेगा, या तो स्वीकार कर देगा या अस्वीकार करेगा। आपका आवेदन स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा, दो ही कर सकता है वो, और क्या तीसरा क्या करेगा। स्वीकार करता है कोई बात ही नहीं, स्वीकार करता है तो जो समय सीमा है उसके भीतर आपको जानकारी दे दी जाए। अस्वीकार करता है तो क्या होगा, अस्वीकार करता है तो क्या होगा, तो एक शर्त लगा दी गई है कि अगर अस्वीकार करता है वो तो क्या करेगा, कारण बताएगा, कारण लेखबद्ध करके अस्वीकार करेगा आपके यहाँ, कारण लेखबद्ध करेगा, उसके बाद उसको अस्वीकार करेगा और उसकी जानकारी आपको देगा, उसकी जानकारी दी जाएगी। जानकारी क्यों दी जाएगी, ताकि उसकी आप अपील कर सकते, ठीक है। उसमें समय अवधि भी देती है आगे 21 दिन के भीतर, जैसे कि अभी लोक सेवा केंद्र का उदाहरण देना, ऐसा पोस्ट था मेरा, उसका शायद जाति प्रमाण पत्र को उसने रिन्यूअल कराया था, ऑनलाइन होने लगे ना, तो उसने रिन्यूअल का आवेदन दिया था तो उसका खारिज कर दिया उन्होंने, तो उसमें लिखा था कि 30 दिन के भीतर आप डीएम के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ उसकी अपील कर सकते हैं। तो खारिज क्यों कर दिया था, कारण लिखा था, कारण लिखा था उन्होंने, कारण क्या लिखा था, कारण लिखा था कि रिकॉर्ड में नहीं मिला आपका जो आपने लगाया कास्ट सर्टिफिकेट, रिकॉर्ड में आपका वो नहीं मिला जानकारी, पहले बनते थे ना मैनुअली, अब डिजिटल वाले बनने लगे, तो बोले रिकॉर्ड में नहीं मिला आपका, इसीलिए आपका खारिज कर दिया। फिर उसने अपील के लिए करा, वहां हालांकि रिकॉर्ड में मिल गया था तो दोबारा से रिन्यू हो गया। तो ये होता है, इस तरीके से होता है, जो लोक सेवा केंद्र भी है वो भी इसी के तहत आते हैं, उसमें जानकारी मांगी, केवल जाति प्रमाण पत्र नहीं सभी बनते हैं, उसमें आय भी बनता है आपका, वो भी लोक सेवा केंद्र के थ्रू दिया जाता है, इसी अधिनियम के तहत आय बनता है, जाति बनता है, मूल निवासी बनता है, खसरा खतौनी की नकलें भी प्राप्त हो जाती है वहां से, आपका जन्म प्रमाण पत्र भी बनता है, वो भी इसी के थ्रू बन रहा है आजकल लोक सेवा केंद्रों के द्वारा, वो सब इसी अधिनियम के तहत आपको जानकारियां दी जा रही है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे काम होते हैं, आप उसका पढ़ेंगे। वो एक संस्था बना दी है सरकार ने, राज्य सरकार ने प्राधिकृत कर रखा है, वहां से आपका जो भी आवेदन वगैरह कलेक्ट करते हैं, फिर जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है वहां ले जाते हैं, वहां से स्वीकृति कराते हैं, उसके बाद डिजिटल फॉर्म में आपको दे देते हैं, ठीक है। तो इसी अधिनियम के तहत वो लोग काम करते हैं। तो ये कह रहा है दूसरा क्लॉज क्या करेगा, वो या तो आवेदन स्वीकार कर लेगा या अस्वीकार करेगा, अस्वीकार करता है तो उसके कारणों की जानकारी आपको दी जाए, दिया गया है, ठीक है। छठवा है अपील, सेक्शन 6 अपील, सेक्शन 6 में क्या है, अपील। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें पढ़ेंगे अपन थोड़ा सा। ये कह रहा है कोई व्यक्ति जिसका आवेदन धारा 5 की उपधारा 2 जो अपन ने अभी पढ़ा ना, अगर नामंजूर कर दिया तो अपील होगी, कोई व्यक्ति जिसका आवेदन धारा 5 की उपधारा 2 के अधीन मंजूर कर दिया जाता है अथवा उसे निश्चित समय सीमा में सेवा प्रदान नहीं कराई जाती है, आवेदन नामंजूर होने की तारीख से अथवा निश्चित समय सीमा के अवसान होने से 30 दिन के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील कर सकेगा। अब जिसका आवेदन नामंजूर हो गया है, ये कह रहा है तो कितने दिन में अपील कर सकता है, 30 दिन की। कहाँ करेगा, सबसे पहली प्रथम अपील होगी ना, तो प्रथम अपील अधिक, फिर उसके बाद प्रथम अपील के बाद दूसरी, तो पहली अपील होगी प्रथम अपील, तो प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष वो क्या कर सकता है, उसकी अपील कर सकता है, प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष क्या करेगा, उसकी अपील कर सकता है, ठीक है। देखिए आगे
परंतु लिखा है, परंतु प्रथम अपील अधिकारी 30 दिन की कालावधि के अवसान होने के पश्चात भी अपील स्वीकार कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारण से प्रवृत्त रहा है। ये तो एक टॉपिक जो हर एक्ट में पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, सब में ही रहता है। 30 दिन के भीतर, 30 दिन का तो समय है ही, लेकिन अगर सक्षम प्राधिकारी है या अपील प्राधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकारी है, इसको लगता है कि आपने जो अपील की है 30 दिन, मान लो 30 दिन से ज्यादा हो गए, उसके बाद आप अपील करते हैं और सक्षम प्राधिकारी को लगता है कि कोई उपयुक्त कारण थे जिस वजह से आप अपील नहीं कर पाए, तो वो 30 दिन के भीतर भी आपकी अपील को स्वीकार कर सकता है, इनवेट की सकती है उसकी, तो वो आपकी 30 दिन के भीतर भी अपील स्वीकार कर लेगा अगर उसे उचित कारण लगते हैं, उसे लगता है कि उपयुक्त कारण है जिस वजह से आप 30 दिन के भीतर अपील प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो वो 30 दिन के बाद भी आपकी अपील को स्वीकार कर लेगा। ठीक है, उपयुक्त कारण होने चाहिए और उसको लगना चाहिए कि ये उपयुक्त कारण है, तब वो आपकी 30 दिन के भीतर अपील ग्रहण कर सकता है। वैसे 30 दिन की समय अवधि है, ये सब में आता है, ये प्राकृतिक न्याय की वजह से ये जोड़ा जाता है कि उपयुक्त कारण कारण कई हो सकते हैं, किसी के घर में कुछ विपदा आ जाए, कोई बीमार हो जाए, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, जान ना पाए, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब किसी को कोरोना नहीं हो जाए, मान लो 30 कोरोना बहुत चल रहा है, तो 30 दिन के भीतर है, अब वो हॉस्पिटल में भर्ती है, तो फिर वो उपयुक्त कारण है कि नहीं? जब वो ठीक होगा तो क्या कर सकता है, वो उसकी अपील कर सकता है 30 दिन के बाद। सक्षम प्राधिकारी के लिए सक्षम कारण भी है ये, तो अगर उसे लगता है तो 30 दिन के बाद वो क्या कर सकता है, अपील को ग्रहण कर सकता है। अब देखिए दूसरा क्लॉज क्या कहता है इसका। दूसरा क्लॉज कहता है प्रथम अपील अधिकारी पदाभिहित अधिकारी को विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकेगा या अपील को रद्द कर सकेगा। ये क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि अपील तो कैच कर दी आपने, अपील करने के बाद वो अधिकारी क्या करे? पहला तो ये है कि अगर मान लो उसको लगता है कि आपने जो अपील की वो ठीक है, आपका कारण उचित है अपील करने का, तो जिस अधिकारी ने भी आपका आवेदन नामंजूर किया था उसे आदेश देगा। क्या आदेश देगा कि भैया निपटारा करो, इनको इनकी जो भी सूचना चाहिए वो निश्चित समय अवधि में क्या की जाए, उनको सूचना प्रदान की जाए, यही कह रहा है। दूसरा, पदाभित अधिकारी को निर्दिष्ट कालावधि के भीतर सेवा प्रदान करने का आदेश देगा। आदेश देगा, किसका आदेश देगा? कि भैया इनको जानकारी उपलब्ध कराई जाए जो इन्होंने मांगी है। प्रथम अधिकारी को क्या निर्दिष्ट करेगा कि इनको जानकारी उपलब्ध कराई जाए, विनिर्दिष्ट जानकारी उपलब्ध कराई जाए, मतलब जो मांगी थी आपने, अब उसमें जो अधिकारी था, जिसका मतलब जो बताया है, जो अधिकारी था उसने आपको जानकारी नहीं दी, उसके आदेश के विरुद्ध आपने अपील की, तो प्रथम अपील अधिकारी या तो ये आदेश देगा कि साहब इनको जानकारी, ठीक है आपका आवेदन, आपके आवेदन से वो संतुष्ट है तो ये आज जानकारी दी जाए, ये आदेश देगा, या क्या करेगा, आपकी अपील को नामंजूर करेगा ना, नामंजूर कर देगा, या तो आपका आवेदन खारिज करेगा वो, या इस अधिकारी को आदेश देगा कि इनको निश्चित समय सीमा के भीतर क्या किया जाए, जानकारी उपलब्ध कराई जाए। ठीक, अब इसके बाद भी देखिए, मान लो फिर अब आपका नामंजूर हो गया, 2A और जोड़ा है इसमें। अपील की सुनवाई के दौरान यदि प्रथम अपील अधिकारी यह पाता है कि आवेदक द्वारा समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति करने के बावजूद पदाभित अधिकारी द्वारा निश्चित की गई समय सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई है, या यदि उसकी राय में पर्याप्त कारण समुदेशित किए बिना आवेदन रद्द कर दिया गया है, तो वह द्वितीय अपील प्राधिकारी को पदाभित अधिकारी पर धारा 6 की उपधारा 1 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने हेतु निर्देश कर सकेगा। ये क्या कह रहा है? ये वो अधिकारी पे जुर्माने की बात कह रहा है। जो प्रथम अपील अधिकारी था उसको क्या लगता है, उसको क्या महसूस होता है कि जो अधिकारी था जिसने आपका आवेदन नामंजूर किया था उसकी कोई वजह ही नहीं थी, बेवजह, बेवजह क्या? अभी आप बैरेक्ट है आपके हाथ में?
अरे भाई आप 2A पढ़िए, इसका आपकी धारा 6 का 2A। 2A में इंग्लिश में 7 है, मतलब क्या कह रहे हो? साथ में तो पेनल्टी है ही है। साथ में पेनल्टी है, साथ में तो दिखा है कि 500 रुपए से 5,000 रुपए तक की पेनल्टी, ये तो साथ में लिखा ही है। ठीक है। अब इसमें आप क्या कह रहे हो, 2A की जगह 2A में चौथा लिखा है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, वो बात मैं कह रहा हूँ और क्या बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया ये। धारा 7 की उपधारा 1, हाँ वो तो सही है, वो आप सही कह रहे हो। मैं कह रहा कि ये सेक्शन 2A की कह रहे हो, ठीक है वो तो ठीक है। वो छोटी सी माइनर मिस्टेक है, वो कोई दिक्कत नहीं। 7 1 की कह रहे हो ना, वो ठीक है। लास्ट लास्ट लाइन की कह रहे हो आप, 2A की लास्ट लाइन, ठीक। आगे देखिए 2A क्या कह रहा है, अपील की सुनवाई के दौरान यदि प्रथम अपील अधिकारी यह पाता है कि आवेदक द्वारा समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति करने के बावजूद पदाभित अधिकारी द्वारा निश्चित की गई समय सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई है, या यदि उसकी राय में पर्याप्त कारण समुपदेशित किए बिना आवेदन रद्द कर दिया गया है, तो वह द्वितीय अपील प्राधिकारी को पदाभित अधिकारी पर धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन शास्ति निरूपित करने हेतु निर्देशित कर सकेगा। ठीक है, ये कह रहे थे आप, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अपील की सुनवाई के दौरान प्रथम अपील अधिकारी को क्या लगता है, समस्त आवेदक द्वारा समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति करने के बाद, मतलब आप पात्र व्यक्ति थे, आपने अपनी तरफ से सारी जानकारियां उपलब्ध करा दी थी, समस्त सही तरीके से आवेदन किया था, समय सीमा के भीतर किया था, उसके बाद भी क्या हुआ है, आपके आवेदन को अगर नामंजूर कर दिया जाता है उस अधिकारी द्वारा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा, तो प्रथम अपील अधिकारी क्या आदेश दे सकता है, ये आदेश दे सकता है, द्वितीय अपील प्राधिकारी को निर्देश कर सकता है, आदेश नहीं निर्देश कर सकता है कि वो 7 1 के तहत क्या करा जाए, उस अधिकारी पर क्या लगाया जाए, जुर्माना लगाया जाए, जो आगे पढ़ेंगे अपन 500 रुपए से 5,000 रुपए तक का हो सकेगा। तो ये जुर्माना लगाने का आदेश दे सकता है, किस पे लगाया जाएगा, उस अधिकारी पे लगाया जाएगा जिसने आपको जानकारी दी थी, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं थी, आपने सारी अपनी तरफ से फॉर्मेलिटीज पूरी करी थी, फिर भी उस अधिकारी ने आपको जानकारी नहीं दी, तो प्रथम अपील अधिकारी आदेश देगा कि 7 1 के तहत इन पर क्या लगाया जाए, जुर्माना लगाया जाए। ये निर्देश करेगा, आदेश नहीं करेगा, निर्देश, सॉरी बार बार निर्देश करेगा, कौन को, द्वितीय अपील अधिकारी को, इन पे जुर्माना लगाया जाए सक्षम प्राधिकारी पर। ठीक है, तीसरा क्लॉज क्या कहता है, प्रथम अपील अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील अधिकारी को ऐसे विनिश्चय की तारीख 60 दिन के भीतर द्वितीय अपील की जाएगी। प्रथम अपील कितने दिन में हो रही थी, प्रथम अपील 30 दिन में हो रही थी, और द्वितीय अपील कितने दिन में हो रही है, 60 दिन में। द्वितीय अपील कितने दिन में होगी, 60 दिन में। तो ये आप अवधि ध्यान रखेंगे। तो प्रथम अपील 60 दिन, द्वितीय प्रथम अपील 30 दिन में, द्वितीय अपील 60 दिन में की जाएगी द्वितीय अपील प्राधिकारी को। परंतु आप जैसे वहां था 30 दिन के बाद, परंतु इसमें भी सक्षम प्राधिकारी क्या करेगा, 60 दिन के बाद भी, उपयुक्त कारण है, इसमें लिखा परंतु द्वितीय अपील प्राधिकारी 60 दिन की काल अवधि का अवसान होने के पश्चात भी अपील स्वीकार कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से प्रभावित रहा है। ये क्या कह रहा है, वही बात जो ऊपर लिखी थी कि पर्याप्त कारण है, उपयुक्त कारण से आप 60 दिन के भीतर अपील प्रस्तुत नहीं कर पाए, और सक्षम प्राधिकारी को लगता है कि वो उपयुक्त वजह थी, उपयुक्त वजह थी जिसकी वजह से आप अपील प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो क्या करेगा, 60 दिन के भी बाद भी आपकी अपील को ग्रहण कर सके।
ठीक है, एक परंतु और दिया है इसमें, परंतु ये है और की, सेकंड परंतु। द्वितीय अपील अधिकारी या प्राधिकारी, एक ही बात होती है, अधिकारी प्राधिकारी। प्राधिकारी स्वप्रेरणा से उपधारा 1 के अधीन फाइल की गई ऐसी अपील का जो कि रद्द कर दी गई हो या प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष निश्चित की गई समय सीमा से परे लंबित हो, अभिलेख मंगा सकेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह समुचित समझे। ये क्या कह रहा है? मान लीजिए स्वप्रेरणा की बात कह रहा है, अपने स्वविवेक से जो प्रथम अपील अधिकारी ने आपका अपील जो की थी आपने, उसको क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। या सेकंड द्वितीय अपील अधिकारी है, तो वो क्या करेगा? उस आदेश को मंगा सकता है, स्वप्रेरणा से मंगा सकता है, अपने आप उसको टू मॉटो पावर दिया गया है, वो अपने आप अगर उसको लगता है तो सारे दस्तावेज वगैरह को मंगा सकता है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आपने दिए थे, जो आवेदन वगैरह दिए थे और सुनवाई के समय जो दिए थे, वो सब मंगा सकता है और उनकी जांच कर सकता है, उसका विचारण कर सकता है। ठीक है, ये कह रहा है अभिलेख मंगा सकेगा, और कोई भी फिर जब अभिलेख मंगाएगा तो उसकी जांच ही करेगा और उसका निपटारा करेगा, जो भी आदेश फिर वो देना चाहे वो आदेश पारित कर सकता है। कुल मिला के स्वयं दस्तावेजों को मंगा सकता है और उसकी जांच कर सकता है। अब चौथा क्लॉज है इसका, इसमें ए और बी है। देखिए चौथे का ए क्या कहता है? द्वितीय अपील प्राधिकारी पदाभिहित अधिकारी को ऐसी कालावधि के भीतर सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकेगा जैसा कि वह विनिर्दिष्ट करे या अपील को रद्द कर सकेगा। ये क्या कह रहा है? ये भी वही बात कह रहा है। सेकंड अपील प्राधिकारी क्या करेगा? जो पदाभिहित अधिकारी है उसको क्या आदेश देगा? आदेश देगा। किसको देगा? पदाभिहित अधिकारी। या तो यही कहेगा कि निश्चित समय सीमा के भीतर क्या कराई जाए? वो जानकारी उपलब्ध कराई जाए, जानकारी जानकारी दी जाए सक्षम जो पात्र व्यक्ति, या क्या करेगा? उस आवेदन को नामंजूर करेगा। कोई बात है, ये बात बार बार आएगी। तो या तो सक्षम प्राधिकारी को आदेश देगा कि निश्चित समय सीमा के भीतर पात्र व्यक्ति जो भी है उसको वो सूचना या जानकारी उपलब्ध कराई जाए, या उस आवेदन को क्या करेगा? नामंजूर करेगा, रद्द कर देगा। कोई चीजें कर सकता है ना, तो वही कह रहा है। दूसरा क्या कहता है? द्वितीय अपील प्राधिकारी सेवा प्रदान कराने के आदेश के साथ धारा 7 के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरूपित कर सकता है। ये क्या कह रहा है? ये शास्ति की बात कह रहा है। ये कहता है आदेश तो दे ही सकता है, आदेश के साथ साथ शास्ति भी लगा सकता है, जो अपन आगे पढ़ेंगे। 500 रुपए से 5,000 रुपए तक है, 500 रुपए से 5,000 तक है अधिकतम। ठीक है, तो शास्ति अधिरूपित करने का आदेश भी दे सकता है। दो, या तो आदेश कर सकता है, आदेश के साथ साथ शास्ति भी लगा सकता है, जैसा वो समझे वैसा आदेश कर सकता है। ठीक। पांचवा देखिए इसका, पांचवे में भी ए और बी है, पांचवे में भी ए और बी। पांचवा कह रहा है यदि पदाभिहित अधिकारी द्वारा धारा 5 की उपधारा 1 का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसे अनुपालन से व्यथित आवेदक प्रथम अपील अधिकारी को सीधे आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। इस आवेदन का निश्चित उसी प्रकार विनिश्चय उसी प्रकार होगा जैसा कि प्रथम अपील का होता है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है धारा 5 की उपधारा 1 के तहत कोई व्यक्ति क्या नहीं करता है? यदि लिखा है यदि पदाभिहित अधिकारी, कह रहा है जो पदाभिहित अधिकारी है, जो घोषित किया, जो इस अधिनियम के तहत पदाभिहित अधिकारी घोषित किया गया, तो वो पदाभिहित अधिकारी धारा 5 की उपधारा 1 का पालन नहीं किया जाता है उसके द्वारा, तो ऐसे अनुपालन से जो भी व्यक्ति व्यथित व्यक्ति है वह आवेदक प्रथम अपील अधिकारी को क्या कर सकता है? सीधे सीधे आवेदन कर सकता है, मतलब डायरेक्ट आवेदन कर सकता है, सीधे आवेदन कर सकता है।
सीधे आवेदन कर सकता है। पदाभिहित अधिकारी के आदेश के विरुद्ध सीधे आवेदन कर सकता है। अगर उसने जानकारी वगैरह नहीं दी है तो सीधा आवेदन क्या कह रहे थे इसके, पदाभिहित अधिकारी व्यथित व्यक्ति द्वारा सीधे आवेदन किया जा सकता है अपील प्राधिकारी को। दूसरा क्या कहता है, यदि पदाभिहित अधिकारी द्वारा धारा 6 की, ये फिर से 6 ही है, धारा 6 की उपधारा 2 के अधीन सेवा प्रदान करने के आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसे अनुपालन से व्यथित व्यक्ति आवेदक द्वितीय अपील प्राधिकारी को सीधे आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। इस आवेदन का विनिश्चय उसी प्रकार होगा जैसा कि द्वितीय अपील का होता है। ये क्या कह रहा है, 6(2) में क्या था देखिए, प्रथम अपील अधिकारी पदाभिहित अधिकारी को विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकेगा या अपील को रद्द कर सकेगा। तो ये वही कह रहा है। तो ये क्या कह रहा है, प्रथम अपील अधिकारी कहाँ पे थे अपन, दूसरे में थे। यदि पदाभिहित अधिकारी द्वारा धारा 6 की उपधारा 2 के अधीन सेवा प्रदान करने का आदेश प्रदान नहीं किया जाता है, कोई कह रहा है प्रथम अपील अधिकारी द्वारा सेवा प्रदान करने का आदेश नहीं दिया गया है, सेवा प्रदान करने का यानी आपका आवेदन नामंजूर कर दिया था, कुल मिला के आपका आवेदन नामंजूर किया था उसने, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी द्वितीय अपील कर सकते हैं। ये क्या है, द्वितीय अपील उसकी की जा सकती है। प्रथम अपील अधिकारी द्वारा आपका आवेदन नामंजूर कर दिया या सेवा प्रदान करने का आदेश नहीं दिया तो उसकी द्वितीय अपील की जा सकती है। कौन को करेंगे, द्वितीय अपील प्राधिकारी को। आगे देखिए, छठवां क्लॉज आता है इसका, छठवां क्लॉज क्या कहता है, देखिए छठवां क्लॉज कहता है, प्रथम अपील अधिकारी तथा द्वितीय अपील अधिकारी को इस धारा के अधीन अपील का विनिश्चय करते समय निम्नलिखित मामलों के संबंध में वही शक्तियां होंगी जो कि किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित होती है। ये उनको शक्ति दे रहा है, प्रथम अपील अधिकारी या द्वितीय अपील अधिकारी, उसको कौन सी शक्तियां होंगी, सिविल न्यायालय। ये क्लॉज याद रखना है ना, सिविल न्यायालय की शक्तियां दी गई है प्रथम अपील अधिकारी को। धारा कौन सी पढ़ रहे हैं आपको, धारा 6 पढ़ रहे हैं, तो धारा 6 की 6, धारा 6 के 6 सब प्लस 6 में दी गई है सिविल न्यायालय, ठीक है। धारा 6 के सब प्लस 6 में सिविल न्यायालय की क्या शक्तियां होती हैं, सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं दस्तावेजों के प्रकटीकरण तथा उनके निरीक्षण किए जाने की अपेक्षा करना, पदाभिहित अधिकारी तथा अपीलार्थी को सुनवाई के लिए समन जारी करना, ऐसे अन्य विषय जो विहित किए जाए यानी जो पति अधिनियम के द्वारा बताए जाए वो क्या कर सकता है। जी, कोई दस्तावेज डॉक्यूमेंट वगैरह हो वो आपसे पेश करने की अपेक्षा कर सकता है, आपको क्या कर सकता है, समन कर सकता है, या अन्य कोई जो भेद किए जाए यानी बताया जाए, जो शक्तियां दी जाए अधिनियम है वो सारी शक्तियां होंगी। तो संक्षेप में बस इतना याद रखें, सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी। कौन की शक्तियां होंगी, सिविल न्यायालय की, दांडिक न्यायालय सिविल न्यायालय, तो यहाँ किसकी शक्ति होगी, सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी। अपील वगैरह करना, दस्तावेज वगैरह मंगाना या अन्य कोई शक्तियां जो इस अधिनियम के द्वारा विहित की जाए बताई जाए वह शक्तियां होंगी, ठीक है। सेक्शन 7 है शास्ति दंड, पेनल्टी, सेक्शन 7 शास्ति। पहले का ए है इसमें 1A, ये भी थोड़ा सा बड़ा है, 1A है इसमें। देखिए इसमें लिखा है, जहां द्वितीय अपील प्राधिकारी की यह राय है कि पदाभिहित अधिकारी बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से सेवा प्रदान करने में असफल रहा है तो वह पदाभिहित अधिकारी पर ऐसी एक मुश्त शास्ति निरूपित कर सकेगा जो 500 रुपए से कम तथा 5000 रुपए से अधिक नहीं होगी। एक मुश्त मतलब एक ही बार, एक ही बार में लगाया जाए
तो कितनी न्यूनतम है? न्यूनतम 500 रुपये। किसको लगाई जाएगी? पदाभित अधिकारी। जो अधिकारी उसको लगता है, जो पदाभित अधिकारी है, उसने बेवजह से आपको जानकारी नहीं दी, बगैर कोई कारण के, कोई कारण वगैरह नहीं थे, फिर भी उसने आपको जानकारी उपलब्ध नहीं कराई, तो उसको 500 रुपये से 5000 रुपये फाइन लगा सकता है, जुर्माना लगा सकता है। एक मुश्त, कई बार में एक मुश्त लिखा एक बार में। 500 से कम नहीं होगा, मतलब न्यूनतम जुर्माना तो 500 तो हो गई, और 5000 से अधिक नहीं होगा। कितना भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 1500 भी हो सकता है, कितना हो, लेकिन 5000 से अधिक नहीं, और 500 से कम नहीं होगा। ठीक है, तो 500 से 5000 रुपये तक का एक मुफ्त क्या लगा सकता है? जुर्माना लगा सकता है। कब लगाएगा? जब कुल मिलाकर उपेक्षा बरती गई हो, जानकारी नहीं दी गई हो जानबूझ के, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है, फिर भी लगता है सक्षम प्राधिकारी है, जो विहित प्राधिकारी है, उसने आपको जानकारी उपलब्ध कराने में गलती की है, तो क्या करा जाएगा? उसे 500 से 5000 रुपये तक का जुर्माना लगा दिया जाएगा। कौन लगाएगा? द्वितीय अपील प्राधिकारी के द्वारा। दूसरा देखिए बी क्या कहता है इसका। जहां द्वितीय अपील प्राधिकारी की यह राय है कि पदाविहित अधिकारी ने बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से सेवा प्रदान करने में विलंब किया है, तो वह पदाविहित अधिकारी पर ऐसे विलंब के लिए 250 रुपये प्रतिदिन के मान से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो अधिकतम 5000 रुपये हो सकेगी। ये क्या कह रहा है? जहां द्वितीय अपील प्राधिकारी की राय कि पदाविहित अधिकारी ने बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से विलंब किया, दोनों में अंतर क्या हो रहा है? फिर देखिए, यहाँ क्या था? यहाँ सेवा प्रदान करने में क्या रहा है? वो असफल रहा। और यहाँ क्या कर रहा है? दो शब्द, दोनों में अंतर तो हुआ ना कुछ। 500, यहाँ क्या है? सेवा प्रदान करने में असफल रहा, और यहाँ क्या कर रहा है? विलंब। दो शब्द आए, दोनों में अंतर है कि दोनों भी दोनों जगह पनिशमेंट दिए गए। फिर क्यों दिए गए हैं? पहले में तो सेवा प्रदान करने में बिल्कुल असफल ही रहा, सेवा नहीं दी। दूसरे में क्या कर रहा है? विलंब करा। जो जो सूचना आपको 30 दिन में मिलना चाहिए थी, वो 60 दिन में दे रहा है, 45 दिन में दे रहा है, 1 महीने की 6 महीने में दे रहा है, आपको विलंब कर रहा है। तो पदाविहित अधिकारी तो ये भी यहाँ फाइन लगाया जा सकता है, यहाँ भी फाइन लगाया जाएगा। कितना लगाया जा सकता है? 250 रुपये प्रतिदिन पर डे के हिसाब से, लेकिन अधिकतम कितना होगा? 5000। तो दोनों में अंतर ये, यहाँ तो दी ही नहीं जानकारी आपको, बिल्कुल दी नहीं, और यहाँ क्या हुआ? विलंब हुआ। तो प्रत्येक दिन के हिसाब से, मान लो उसने 10 दिन का विलंब किया, तो 250 के हिसाब से 10 दिन का मल्टीप्लाई करो, 2500 रुपये हो जाएंगे शायद। लेकिन किसी भी हालत में ये नहीं होगा कि 5000 से ऊपर निकल जाए, 5000 से ऊपर नहीं निकलेगी। 5000 तो मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी है, अधिकतम, ये अधिकतम है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो प्रत्येक दिन के हिसाब से उसको 250 रुपये का पेनल्टी लगेगी, जितने भी दिन उसने विलंब किया है आपको जानकारी देने में, 250 रुपये उसके हिसाब से लगेंगे, लेकिन किसी भी हालत में वो 5000 रुपये से अधिक नहीं। तो यहाँ दोनों में अंतर है, तो याद रखिएगा। 7वां पढ़ रहे हैं ना, 7 का 1A है और 1B है, तो 1A 7वां सेक्शन है इसका, 1A असफलता है, और ये 1B विलंब है, दोनों में अंतर है। असफल होने में कितना था? 500 से एक मुफ्त था, 500 से 5000, और विलंब में कितना है? 250 पर डे और 500 आगे, क्योंकि तो दोनों हैं, इनको याद करेंगे, इनको बनाएंगे। 7 1A 7 1B। 1A 1B, ठीक है। परंतु लिखा, परंतु पदाभिहित अधिकारी को उस पर शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व सुनवाई का युक्त अवसर दिया जाए। ये तो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहता है, किसी को भी आप सजा दोगे तो बगैर सुने उसको सुनवाई की जाएगी, जो अधिकारी है उसको भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा कि भैया क्यों उसने डिले किया, क्यों वो जानकारी नहीं दे पाया, तो उसकी भी राय ली जाएगी, उसको भी सुना जाएगा, उसको भी अवसर दिया जाएगा,
तब ऐसा जो है दंडादेश पारित किया जाएगा। तो सुनवाई का अवसर पदाविहित अधिकारी को भी दिया जाएगा। ये सभी जानते हैं बगैर सुने नहीं लगाया जाता, तो उसको भी सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। वो भी अपना जो भी जवाब है वो जवाब दे। पहले उससे पूछा जाएगा कि बताएं आपने क्यों नहीं, अगर उपयुक्त कारण दे देते तो ठीक है, नहीं देता तो फिर पेनल्टी तो है ही। दूसरा देखिए क्या कहता है, जहां द्वितीय अपील प्राधिकारी की यह राय है कि प्रथम अपील अधिकारी बिना पर्याप्त तथा युक्त कारण से निश्चित समय सीमा में अपील का विनिश्चय करने में असफल रहा है, तो वह प्रथम अपील अधिकारी पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो 500 रुपए से कम तथा 5000 रुपए से अधिक नहीं होगी। ये क्या कह रहा है? प्रथम अपील प्राधिकारी, यहाँ प्रथम अपील प्राधिकारी की यहाँ क्या अंतर आ गया? जहां द्वितीय अपील प्राधिकारी की राय है कि प्रथम अपील प्राधिकारी बिना पर्याप्त तथा युक्त कारण के निश्चित समय सीमा के भीतर अपील का विनिश्चय करने में असफल रहा है, तो यहाँ भी कितना, तो तीनों में अंतर कितना हो गया? पहले क्या था? असफल रहा था। कौन रहा था? सक्षम प्राधिकारी या नामंजूर किया। इसमें क्या करा था? विलंब किया था। कौन ने किया था? सक्षम प्राधिकारी कह लीजिए या प्राधिकृत प्राधिकारी कह लीजिए, जो भी लेना हो एक ही बार। तो ये कौन है? ये प्रथम अपील अधिकारी। इधर प्रथम अपील अधिकारी की सजा, यहाँ भी सजा सेम ही है, 500 से 5000, ये अंतर है दोनों। ठीक है, यहाँ असफल रहा था, यहाँ विलंब कौन रहा था? ये प्रथम अपील अधिकारी। और यहाँ कौन है? प्रथम अपील अधिकारी। यहाँ सक्षम प्राधिकारी की बात थी, यहाँ फर्स्ट अपील अथॉरिटी है उसकी बात है कि जो प्रथम अपील अधिकारी था उसने युक्त कारण के बिना अपील का निपटारा नहीं किया है, या असफल रहा है, तो उस पे भी पेनल्टी लग जाएगी। कितनी लगेगी? 500 से 5000 रुपए तक की पेनल्टी उस पर भी लगाई जा सकती। परंतु कहता है, परंतु प्रथम अपील अधिकारी को उस पर शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व सुनवाई का युक्त अवसर दिया जाएगा। ये तो लॉ सभी में होता है, ये तो आप ही कई बार पढ़ना, तो सुनवाई का मौका तो इनको भी दिया जाएगा और इनको भी दिया जाएगा। इन पे जो पेनल्टी लगाई जाएगी तो इनको पहले सुनवाई का मौका दिया जाएगा, इनको सुना जाएगा कि भाई क्या वजह थी, आप जानकारी नहीं दे पाए या असफल रहे जानकारी। तो चाहे सक्षम प्राधिकारी हो या फिर अपील प्राधिकारी हो, प्रथम अपील प्राधिकारी, उन सबको मौका दिया जाएगा सुनवाई का, उसके बाद ही ये दंडादेश पारित किया जाएगा। तीसरा क्लॉज देखिए क्या कहता है, द्वितीय अपील प्राधिकारी उसके द्वारा यथास्थिति उपधारा 1 या उपधारा 2 या दोनों में अधिरोपित शास्ति में से ऐसी राशि प्रतिकर के रूप में जो अधिरोपित शास्ति से अधिक नहीं होगी अपीलार्थी को दिए जाने का आदेश दे सकता है। ये थोड़ा सा लीव किया गया है किसको? जिसने आवेदन लगाया था वो व्यक्ति, आवेदन करता कहेगी लगाया था, उसका आवेदन नामंजूर कर दिया गया था। उसके बाद जो शास्ति वसूली की गई थी 5000 रुपए अधिकतम की, उसमें से द्वितीय अपील प्राधिकारी को लगता है कि कुछ राशि किसको दिलाई जानी चाहिए? आवेदनकर्ता को दिलाई जानी चाहिए। तो उसमें से कुछ राशि जो भी उपयुक्त समझे वो राशि प्रतिकर के रूप में मान लीजिए, प्रतिकर के रूप में आवेदनकर्ता को क्या कर सकता है? दिला सकता है। जो आवेदन किया था जिसने, उस व्यक्ति को क्या कर सकता है? दिला सकता है। जो भी शास्ति लगाई थी उस शास्ति में से कुछ भी रकम निश्चित कर सकता है कि सारे इतने रुपए को दिलाए हैं। तो द्वितीय अपील प्राधिकारी जिस व्यक्ति ने आवेदन दिया था उसको क्या कर सकता है? प्रतिकर के रूप में वो शास्ति में से जो जुर्माना वसूल हुआ था उसमें से कुछ रकम देने का आदेश दे सकता है। चौथा देखिए क्या कहता है, चौथा कहता है, यदि द्वितीय अपील प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि पदाविहित अधिकारी या प्रथम अपील अधिकारी बिना पर्याप्त तथा युक्त कारण से इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहा है, तो वह यथास्थिति उस पर लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करेगा। ये तो विभागीय बात हो गई। ये क्या कह रहा है कि पेनल्टी तो लगेगी लगेगी, उसके अलावा अगर द्वितीय अपील प्राधिकारी को लगता है कि जो भी अधिकारी था उसने अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं किया गया है, तो सेवा अधिनियमों के अधीन रहते हुए उस पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।
जो विभागीय कार्रवाई होती है वो भी की जाएगी। इसके लिए भी वो आवेदन लिख देगा कि इनने अपनी नौकरी में जो है कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं किया, तो इनकी विभागीय जांच भी की जाए। ये लापरवाह है, ठीक से अपनी नौकरी का पालन नहीं करते, इतना सा कहा है। तो विभागीय कार्रवाई की भी के लिए भी आवेदन कर सकता है, आदेश दे सकता है कि इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई, जुर्माना तो लगेगा ही लगेगा, साथ में विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए अब पांचवा है 5A। 5A क्या कहता है, देखिए 5A कहता है यदि आवेदक उपधारा 1 या 2 के अधीन द्वितीय अपील प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति यदि कोई हो से संतुष्ट नहीं है, तो वह इस संबंध में धारा 6 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन कर सकेगा। ये क्या कह रहा है, यदि आवेदक उपधारा 1 या 2 के अधीन द्वितीय अपील प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति यदि कोई हो से संतुष्ट नहीं है, तो वह इस संबंध में धारा 6 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन कर सकेगा। धारा 6 ही है कि धारा 8 है? 8 है। कोई तुम्हें कह रहा है धारा 8 6 में कहाँ है? धारा 8 है, धारा 8 पुनरीक्षण है आगे। हाँ अब ठीक आ गया सेंटेंस। धारा 8 है पुनरीक्षण के लिए। तो ये कह रहा है कि सेकंड अपील प्राधिकारी के आदेश से भी कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, तो धारा 8 के अधीन क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है। धारा 8 में पढ़ेंगे अपन पुनरीक्षण वगैरह। तो धारा राज्य सरकार द्वारा जो सक्षम प्राधिकारी है वो क्या कर सकता है, मान लो उसको लगता है द्वितीय सेकंड प्राधिकारी ने जो क्या किया था, जुर्माना वगैरह निर्धारित किया था, उससे वो संतुष्ट नहीं, उसे लगता है नहीं कम दिया, ज्यादा देना चाहिए, तो धारा 8 के अधीन क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है। राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी को क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है। धारा 8 में पुनरीक्षण, तो धारा 8 के अधीन आवेदन कर सकता है। देखिए बी क्या कहता है, नाम निर्दिष्ट अधिकारी यथास्थिति प्रथम अपील अधिकारी या पदाभिहित अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो पूर्व में अधिरोपित शास्ति यदि कोई हो कि सम्मिलित करते हुए 5,000 रुपए तक हो सकेगी तथा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगा। ये क्या कह रहा है ये वाला क्लॉज, ऊपर तो उसने कर दिया, अब वो अधिकारी आदेश दे रहा है, नाम निर्दिष्ट अधिकारी यथास्थिति प्रथम अपील अधिकारी या पदाभिहित अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, मतलब उनको भी सुना जाएगा, उनका अपना पक्ष रखने के बाद अवसर देने के पश्चात ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो पूर्व में अधिरोपित शास्ति, यहाँ से पूर्व में अधिरोपित शास्ति यदि कोई हो को सम्मिलित करते हुए 5,000 रुपए तक हो सकेगी तथा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश। ये क्या कहना है, पूर्व में प्रत्यक्ष 5,000 रुपए तक की हो सकेगी, मतलब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पहले जो भी जुर्माना लगाया था, 600 लगाया था, 700 लगाया था, जो भी लगाया था उसको शामिल करते हुए अपने तरफ से जो भी जुर्माना देना चाहेगा वो भी दे देगा। जो लगाया वो तो मान लीजिए इन्होंने 500 रुपए जुर्माना लगाया था निचले, अब जब उसका पुनरीक्षण वगैरह किया, पुनरीक्षण के आदेश में उसने लगा कि नहीं 1,000 रुपए और लगाना चाहिए, तो वो 1,000 लगा देगा। 1,000 प्लस 15 से 500 तो लगे ही थे, 1,000 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 1,500 हो जाएगा, लेकिन अधिकतम 5,000 ही रहेंगे। ठीक है, उतने तक का क्या कर सकता है जी, ये नहीं कि 5 के दुगने नहीं, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि 10,000 5 अधिकतम रहेंगे। अब पहले जो लगे थे वो और प्लस जो जुर्माना वो लगाना चाहता है वो सहित क्या कर सकता, आदेश पारित करेगा, साथ में विभागीय कार्रवाई का भी आदेश पारित कर सकता है, लेकिन 5,000 से अधिक नहीं। जो जुर्माना पूर्व में लगा था 5,000 तक है ना अधिकतम, अब 5,000 है, 5,000 तो लगेगा नहीं, तो और सी बात है 1,000 रुपए 2,000 रुपए का जुर्माना लगा था, अब 1,000 2,000 का जे दे देते हैं तो टोटल 4,000 हो जाएगा। तो वो कह रहा है इसका मतलब पहले जो लगा था वो और अपनी तरफ से जो जुर्माना लगाएगा वो, लेकिन 5,000 रुपए तक का हो सकेगा, जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा बस। तो अधिकतम लिमिट तो 5,000 ही है, ठीक है, 5,000 रुपए, साथ ही साथ विभागीय कार्रवाई का आदेश भी। आगे कह रहा है गा, इसके अतिरिक्त यदि नाम निर्दिष्ट अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि द्वितीय अपील प्राधिकारी ने अपर्याप्त शास्ति अधिरोपित की है या कार्रवाई लंबित रखी है या ऐसी रीति में कार्य किया है जो इस अधिनियम के क्रियान्वयन में सहायक नहीं है,
तो वह कार्रवाई का अवसर देने के पश्चात उस पर ऐसी शास्ति निरूपित कर सकेगा जो 5,000 रुपए तक की हो सकेगी तथा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगा। ये सेम वही बात ऊपर वाली है और सेम इसमें दूसरे में बात हो रही, बस ऊपर किसके लिए थी, प्रथम अपील अधिकारी के लिए, ये किसके लिए, द्वितीय अपील अधिकारी। कौन आदेश दे रहा है, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी, धारा 8 में, तो उसके द्वारा यहाँ भी 5,000 रुपए तक का अधिकतम पेनल्टी वो भी लगा सकता है। किस पे लगाएगा, सेकंड अपील अथॉरिटी पे, और साथ में उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करेगा। और क्या लिखा, परंतु नाम निर्दिष्ट अधिकारी आदेश में वर्णित किए जाने वाले पर्याप्त तथा विशेष कारण से साथ ही अध्रुवित किए जाने के बजाय केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करते हैं। यहाँ थोड़ा सा ये चेंज आ गया तृतीय अपील अधिकारी में कि अगर पर्याप्त कारण लगते हैं उससे सेकंड अपील अथॉरिटी के विरुद्ध, यानी उनके खिलाफ कि नहीं इन्होंने पर्याप्त कारण है, तो क्या कर सकता है, जुर्माना लगा के केवल कह सकता है कि इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए सेकंड अपील अथॉरिटी को। अगर वो लगता है सक्षम प्राधिकारी को जो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत है, उनको लगता है तो क्या करेगा, सेकंड अपील अथॉरिटी पे जुर्माना ना लगाते हुए केवल क्या कर सकता है, विभागीय कार्रवाई कह लीजिए या अनुशासनात्मक कार्रवाई कह लीजिए, उसके आदेश पारित कर सकता है। इतना आसान, ठीक। 8वां देखिए, पुनरीक्षण, रिवीजन इसको कहते हैं, सेक्शन 8 में रिवीजन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। ये क्या कह रहा है, द्वितीय अपील प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन शास्ति अधिरोपित करने संबंधी दिए गए किसी आदेश से व्यतीत पदाभित अधिकारी अथवा प्रथम अपील अधिकारी उस आदेश की तारीख से 60 दिन की कालावधि के भीतर पुनरीक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन कर सकेगा, जो विहित प्रक्रिया के अनुसार उसका निराकरण करेगा। परंतु राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त आवेदन पर्याप्त कारण से समय पर नहीं दिया जा सका था, तो वे ऐसे आवेदन को 60 दिन की उक्त कालावधि के अवसान हो जाने के पश्चात भी ग्रहण कर सकेगा। ये क्या कह रहा है, रिवीजन है धारा 8, वही कह रहा है कि फर्स्ट अपील अथॉरिटी है या सेकंड अपील अथॉरिटी, दोनों की कह रहा है, प्रथम द्वितीय अपील अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन अधिरूपित शासन, सेकंड अपील अथॉरिटी की बात कर रहा है, सेकंड अपील अथॉरिटी है, द्वितीय अपील अथॉरिटी है, उसके आदेश से कोई व्यक्ति व्यथित है तो उसका रिवीजन किया जा सकता है कितने दिन के भीतर, 60 दिन के भीतर। किसको किया जा सकता है, राज्य सरकार ने, ब्लैंक नहीं खोली ना जी बताया कौन, तो राज्य सरकारी द्वारा जो भी अधिकारी निश्चित किया जाएगा उसके समक्ष क्या किया जा सकता है, रिवीजन किया जा सकता है 60 दिन के भीतर, और पर्याप्त कारण है तो व्यक्ति वो अधिकारी क्या कर सकता है, 60 दिन के भीतर भी रिवीजन का आदेश ग्रहण कर सकता है। तो 60 दिन के भीतर क्या किया जाएगा, रिवीजन किया जा सकता है सक्षम प्राधिकारी, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी के समक्ष। ये नहीं बताया कौन है प्राधिकृत प्राधिकारी, तो जो भी राज्य सरकार निश्चित करेगी उस प्राधिकारी के समक्ष सेकंड अपील अथॉरिटी के आदेश के खिलाफ आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। देखिए धारा 8 ए और है, 8 ए कहता है नाम निर्दिष्ट अधिकारी के आदेश का पुनर्विलोकन, वो था रिवीजन, और ये क्या है, रिव्यू, ये है रिव्यू। अब चलिए रिवीजन और रिव्यू में अंतर कोई बताएगा, कमलेश जी बताएंगे, अपना कैमरा ऑन करिए, बताइए कमलेश जी। हेलो, हाँ कमलेश जी बताइए रिवीजन और रिव्यू में अंतर। हम्म, नहीं वो ठीक है लेकिन रिवीजन, ठीक है, बिल्कुल सही है।
वो जो क्या कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। रिवीजन जो होता है वो क्या होता है, ऊपर के न्यायालय में होता है, अपर न्यायालय में कह लीजिए या उच्च न्यायालय में कह लीजिए। आप उच्च न्यायालय मतलब आपसे बड़ा न्यायालय, तो आपके जो वरिष्ठ अधिकारी है उसके समक्ष क्या होगा, रिवीजन होगा उसका। और रिव्यू क्या होता है, अपने ही निर्णय का क्या करना, एक बार निरीक्षण करना कि क्या गलतियां हो गई। आप अपने निर्णय का स्वयं का क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो उसमें रिवीजन होता है। ठीक है, एक मिनट। अब देखिए 8A है, नाम निर्दिष्ट अधिकारी के आदेश का पुनर्विलोकन। ये कह रहा है धारा 7 की उपधारा 5 के खंड ग के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित द्वितीय अपील प्राधिकारी उस आदेश की तारीख से 60 दिन की कालावधि के भीतर पुनर्विलोकन हेतु नाम निर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन कर सकेगा। नाम निर्दिष्ट अधिकारी विहित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन का निराकरण करेगा। ये क्या कह रहा है, धारा 7 की उपधारा 5, धारा 7 की उपधारा 5 क्या थी, 7 की उपधारा 5, ये उपधारा 5 में यही सब था, राज्य सरकार द्वारा शास्ति वगैरह थी। तो उसके बारे में कह रहा है कि धारा 7 की उपधारा 5 के खंड गा में क्या था, अतिरिक्त यदि नाम निर्दिष्ट अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि द्वितीय अपील प्राधिकारी ने पर्याप्त शास्ति, तो द्वितीय अपील प्राधिकारी के बारे में था। धारा 7 की उपधारा 5 के खंड गा के अधीन पारित किसी आदेश से व्यतीत द्वितीय अपील प्राधिकारी उस आदेश की तारीख से 60 दिन की कालावधि के भीतर पुनर्विलोकन हेतु नाम निर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन कर सकेगा। नाम निर्दिष्ट अधिकारी विहित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन का निराकरण करेगा। कौन कर रहा है आवेदन, यहाँ आवेदन से व्यथित व्यक्ति द्वितीय अपील प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध, प्राधिकृत व्यक्ति मतलब जो भी प्राधिकृत हो, जैसे द्वितीय अपील अधिकारी ने आदेश दिया था तो उसके आदेश के खिलाफ यहाँ पे क्या लाया जा सकता है, रिव्यू का आवेदन भी किया जा सकता है। तो रिव्यू का आवेदन कर सकता है, वो भी कितने दिन के भीतर, 60 दिन के भीतर। कुल मिला के ये है, सेकंड अपील अथॉरिटी था जो, उसके आदेश से व्यथित व्यक्ति है, आदेश से व्यथित व्यक्ति है, आदेश से व्यथित है, तो पहला ऑप्शन तो यही है कि रिव्यू करे। दूसरा साहिल जी कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है, धारा 7 की उपधारा 5 के खंड ग के पारित किसी आदेश से व्यथित अपील प्राधिकारी, हाँ द्वितीय अपील प्राधिकारी का उस आदेश की तारीख से 60 दिन की कालावधि के भीतर पुनर्वलोकन हेतु नाम निर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन कर सकेगा। नाम निर्दिष्ट अधिकारी विहित प्राधिकारी प्रक्रिया के अनुसार आवेदन का निराकरण करेगा। इसमें द्वितीय अपील अधिकारी इसलिए कर रहा है ना कि उस पर भी तो जुर्माना लगाया जा रहा है ना, उस पर भी तो विभागीय कार्रवाई की जा रही है ना। इस वजह इस वजह से वो पुनर्विलोकन का आवेदन दे सकता है कि भैया इसका एक बार रिव्यू और कर लिया जाए, मैंने जो आदेश पारित किया उसका रिव्यू कर ले। तो जो भी सक्षम अथॉरिटी होगी, जो उसने आदेश दी, कुल मिला के जिसने आदेश पारित किया उसको क्या कर सकता है, वो रिव्यू का कह सकता है कि उस पर भी तो पेनल्टी लग रही, तो वो भी तो पीड़ित ही हो गया। वो पीड़ित हो गया तो वो क्या करेगा, सक्षम प्राधिकारी को क्या दे सकता है, तो मतलब जो जिसने आदेश दिया उसके यहाँ क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। कितने दिन के भीतर करेगा, 60 दिन के। तो द्वितीय अपील अधिकारी किसके, जो भी अधिकारी ने उसको सजा जो पेनल्टी लगाई थी या विभागीय कार्रवाई की थी, तो उसके खिलाफ वो आवेदन कर सकता है, रिव्यू का आवेदन कर सकता है। तो कौन करेगा, ये द्वितीय अपील प्राधिकारी। द्वितीय अपील प्राधिकारी पे ही तो पेनल्टी लग रही है, तो द्वितीय अपील प्राधिकारी उस आदेश के लिए क्या कर सकता है, रिव्यू का आदेश, रिव्यू का आदेश नहीं सॉरी आवेदन, रिव्यू का आवेदन लगा सकता है। कितने दिन के भीतर, 60 दिन के। ऐसा इसलिए किया गया भैया, उनका तो सर्विस रिकॉर्ड भी उन पे बेकार हो जाएगा। यहाँ से पेनल्टी तो लगेगी ही लगेगी, उसके अलावा उनको इस विभागीय कार्रवाई होगी, सर्विस रिकॉर्ड बिगड़ जाएगा, तो फिर इनको भी तो कुछ उपचार दिया जाएगा। तो ये क्या करेंगे, 60 दिन के भीतर अपने आदेश की क्या करा सकते हैं, रिव्यू करा सकते हैं। ये देखिए, अब नौवा देखिए, नौवा बिल्कुल पढ़ने की जरूरत है, गुड फेथ है, सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई। एक लाइन में पढ़ देता हूँ। इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भावना पूर्वक की गई या की जाने के लिए आशित किसी बात के
लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं होगी। ये क्या कह रहा है? वही कह रहा है कि गुड फेथ में अगर कोई कार्रवाई की जाती किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी अधिकारी के द्वारा, तो उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। देखिए, नौवा 10वां कहता है नियम बनाने की शक्ति। नियम कौन बनाएगा? स्वाभाविक सी बात है, राज्य सरकार बनाएगी। राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बना सकेगी। दूसरा है, राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम कहाँ रखे जाएंगे? राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। राज्य में राज्य विधानमंडल तो होता है, तो राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। तो राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। 11 कहता है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। कौन कठिनाई दूर करेगा? राज्य सरकार करेगी। कितने वर्ष में दूर करेगी? 2 वर्ष के भीतर कठिनाइयों को दूर करेगी। ये कठिनाई में कई लोग कहते हैं क्या 2 वर्ष 2 वर्ष। देखिए, कोई भी अधिनियम बनाया जाता है, जब कोई अधिनियम बनाया जाता है, ये अधिनियम बनाया गया है, हमने कोई नियम कायदे कानून बनाए हैं, तो उनको फॉलो कराने में हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो नियम बनाए हैं उनमें कोई दिक्कत आ सकती है, उनको फॉलो करने में दिक्कत आ सकती है। हम ऐसे तो कुछ कुछ नई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए 2 वर्ष की अवधि निश्चित कर दी जाती है कि भैया ये बताए, दो जैसे ये लागू हो गया उसके 2 वर्ष तक जो पालन करने में जो भी दिक्कतें आती हैं, अगर दिक्कतें होती है तो सरकार क्या करती है? उसको चेंज करती है। ऐसा इसीलिए लिख दिया जाता है कि बाद में ये 2 वर्ष की अवधि लिखने के पीछे भी रीजन देखिए क्या रीजन है। अगर ये 2 वर्ष की अवधि इस अधिनियम में नहीं लिखेंगे और मान लीजिए कोई ऐसा चेंज करना पड़ता है अधिनियम को सुधारने के लिए, उसको गलती को कम करने के, तो फिर से संशोधन करना पड़ेगा ना। तो संशोधन से बचने के लिए पहले ही लिख देते हैं कि 2 वर्ष की अवधि के भीतर जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह इसमें फॉलो करने में आएंगी वो 2 वर्ष के भीतर सुधारी जा सकती, तो फिर संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? फिर तो भैया छोटी भी गलती होगी तो उसके लिए भी पूरा संशोधन करना पड़ेगा इनको। तो इसीलिए ये लिख दिया जाता है कि जो भी छोटी मोटी गलतियां होंगी अधिनियम बनने के बाद तो 2 वर्ष तक देखेंगे। गलतियां अगर होंगी तो 2 वर्ष के भीतर सामने आ ही जाएंगी, फॉलो कराने में, पालन कराने में, है ना। तो फिर 2 वर्ष के भीतर क्या कर दिया जाएगा उन गलतियों को ठीक। चलिए जी, खत्म हो गया आपका। कल देखेंगे अपन अत्यावश्यक सेवा, मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 नवासी। नवासी है कि 79? 79। 79 मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण अधिनियम। ये अपन कल पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा ज्यादा है इसमें। नहीं, इसमें भी शायद 11 ही सेक्शन है, 11 ही सेक्शन है, इसमें भी 11 सेक्शन है। मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण अधिनियम। चलिए, अब आप लोग अपने माइक और कैमरे दोनों खोल लीजिए। अब सब लोग क्लास हो गए। माइक खोल लीजिए। अब बताइए, माइक खोल लीजिए सब। आवाज नहीं आ रही है? थोड़ा माइक निकालिए। ठीक है, कोई दिक्कत आज थोड़ी तो आ रही है कि बिल्कुल ही नहीं आ रही? चलिए ठीक। बताइए, कोई दिक्कत? अभी अभी मैंने अभी रिवीजन नहीं कराया, पुराने एक्टों के बारे में पूछा नहीं। आप सोच रहे होंगे अभी मैं सोच रहा हूँ 2-4 एक्ट और हो जाए, उसके बाद आपके सारे पुराने एक्टों के रिवीजन करेंगे। पुराने पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग सब? नुकसान निवारण अधिनियम पढ़ाया था, स्त्री का शिष्ट रूपण पढ़ाया था, है ना। ये सब आपको रिवीजन करना है, ये मैं पूछूंगा। अभी मैं सोच रहा हूँ 2-4 एक्ट हो जाए, उसके बाद फिर आपसे पूछेंगे सब। ठीक है ना, तो ये याद करना है आपको। ठीक है ना, सारे के सारे एक्ट याद करके बार बार रिवीजन करना। सारे एक्ट रिवीजन करिएगा, सारे एक्टों को पढ़ के रखिएगा। ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत हो तो मैं आप पूछ सकते हो। हम्म, कोई दिक्कत? जी। 8 बजे स्कूल।
वही मैं बोल रहा हूँ। देखिए सुनिए, आप सभी लोग क्या है, उसका टाइम तो वैसे 9 बजे है, लेकिन इक्कू जी की वजह से इनके अभी रोजे वगैरह चल रहा है ना, ये रमजान। रमजान। हम्म। अब क्या कॉर्पोरेट करना पड़ेगा ना, तो एक दूसरे से तो कॉर्पोरेट करना ही पड़ता है। अब एक वैसे टाइमिंग तो उसकी 9 बजे है, सभी को पता है, लेकिन कुछ दिनों के लिए अपन ने टाइम चेंज किया है 7:30 बजे का। और वैसे भी आज का टेस्ट छोटा टेस्ट है, ज्यादा बड़ा टेस्ट नहीं है। ठीक है। और जो ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है वो तो आप किचन में खड़े होकर मोबाइल लग के भी कर सकते हो, काम करते में भी कर सकते हो, ऐसा तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। आप किचन में काम कर रहे हो, चाय पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, घूम रहे हो, कुछ भी करते रहो, आप सच में कर सकते हो उसको। छोटा टेस्ट है आज का, बड़ा टेस्ट नहीं है। इसके बाद बड़े टेस्ट होंगे आपके शुरू। आज का जो टेस्ट है छोटा टेस्ट है, उसके बाद आपके काफी बड़े टेस्ट शुरू होंगे, 1-1 घंटे वाले, 1.5-1.5 घंटे वाले। तो आज का टेस्ट तो छोटा है। इसके बाद आपको बड़े काफी क्वेश्चंस हैं, है ना। तो उनको आप करते जाइए, एक बार वो रिवीजन हो जाएगा, फिर बार बार रिवीजन होगा। अभी मैं टेस्ट छोड़ता नहीं हूँ ग्रुप में, बाद में जब वैकेंसी आ जाएगी तो मैं टेस्ट के छोड़ने लगूंगा। ठीक है, अभी इसीलिए नहीं छोड़ते कि अगर आप छोड़ देंगे तो वही होता है, सब बच्चे यहाँ के वहाँ लीक कर देंगे टेस्ट। लीक हो जाएगा तो वो आपके मतलब का बचेगा। कोई भी चीज अगर लीक हो जाए, सबको पता पड़ जाए, तो फिर वो आपके कोई मतलब की थोड़ी रह जाएगी। जो आपको पता है उसको पता है। तो जो मेहनत करके हम लोग बना रहे हैं टेस्ट को, बिल्कुल, तो वो सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, दूसरों से 4 कदम आगे होना चाहिए, है ना। इसलिए किसी चीज को लीक ना करें जो टेस्ट में होती है। कई लोग स्क्रीन शॉट करके भी लीक, तो लीक ना करें, यहाँ वहाँ डाले नहीं होने। ठीक है, तो आपकी थोड़ी सी लापरवाही क्या होता है, कुछ कोई महान कोई वैसी नहीं, लोगों को लगता है और लीक कर देते हैं। लीक करने से हमें, हमारा क्या है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बना लेंगे, लेकिन दिक्कत तो आपको है। हाँ, तो बस वही है कि आप लीक नहीं करेंगे तो ठीक रहेगा। आप जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप अपने पास ही रखिए। उसके बाद मैं अभी छोड़ नहीं रहा हूँ क्वेश्चन, मैं डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आप छोड़ दिया करूंगा क्वेश्चन। जब वैकेंसी आ जाएगी, लगेगा कि वैकेंसी आ रही है, अभी क्या है, कोरोना की वजह से दिक्कत है, इस बार कोरोना भी काफी ज्यादा फैल रहा है, तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, अब कल मिलेंगे। बाय।